हेलो स्टूडेंट, दिस इज सीमा चौहान फ्रॉम क्लासिक सॉल्यूशन। और इंटरमीडिएट ग्रामर के इस सेशन में आप लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें अभी तक आप लोग पार्ट 1 पढ़ रहे थे। उसमें आपने पढ़ा कि किस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को हम कंबाइन करके सिंगल सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। आज हम लोग इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके हम एक सिंगल कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो बिफोर प्रोसीडिंग आई वांट टू गिव यू अ रिमाइंडर कि अगर अभी आप लोगों ने सिंपल सेंटेंस के वीडियोस को ना देखा हो तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग उसे ज़रूर चेकआउट कीजिए। उसे मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिंपल सेंटेंस कैसे कंबाइन किए जाते हैं वो सारे ही रूल आप लोगों को बहुत अच्छे से उसमें सिखाए हैं। और अगर आप लोग इंटरमीडिएट की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो चैनल क्लासिक सॉल्यूशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। A compound sentence is a sentence that has two or more independent clauses connected by a coordinating conjunction. कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? इसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। इंडिपेंडेंट से क्या मतलब? जो स्वतंत्र हो। स्वतंत्र यानी कि वो अपने आप में मीनिंगफुल हो, उनका अपना सब्जेक्ट हो, उनकी अपनी वर्ब हो, और मीनिंग के लिए वो किसी और क्लॉज पे निर्भर नहीं करते हैं। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज यानी कि उपवाक्य, यानी वाक्य का एक भाग होता है। तो ये जो वाक्य होता है, जो क्लॉज होती है, ये अपने आप में मीनिंगफुल होती है। ये जुड़ी तो होती है किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, लेकिन ये अपने आप में मीनिंगफुल होती है। तो कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं जो किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी होती हैं। अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, ये कैसे कंबाइन किए जाते हैं सेंटेंसेस, ये मैं आप लोगों को आगे अभी सिखाऊंगी। आइए एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे दो सेंटेंस दिए हैं, दोनों सिंपल सेंटेंस हैं। यहाँ पे पहला है द नाइट वॉज डार्क और दूसरा है द जर्नी वॉज लॉन्ग। अब ये दोनों ही सेंटेंस आपस में मीनिंगफुल हैं अपने आप में। कि द नाइट वॉज डार्क, तो आप समझ गए यहाँ पे क्या बात हो रही है। नाइट वॉज डार्क की रात बहुत अंधेरी थी। और दूसरे सेंटेंस में क्या है? द जर्नी वॉज लॉन्ग, तो जर्नी जो है वो बहुत लॉन्ग थी, बहुत यात्रा बहुत लंबी थी। तो ये दोनों ही सेंटेंस अपने आप में मीनिंगफुल हैं। अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे किसके बारे में बात हो रही है, क्या यहाँ कहा जा रहा है। और अगर आप ये वाला सेंटेंस पढ़ेंगे तो भी अपने आप में मीनिंगफुल है, आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। अब ये दो सिंपल सेंटेंस दिए हैं। अब आपसे कहा जाएगा कि इसे कंपाउंड में चेंज करो, तो हमें किस तरीके से इसे लिखना पड़ेगा। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से कंबाइंड होगा, द नाइट वॉज डार्क एंड द जर्नी वॉज लॉन्ग, कि रात बहुत अंधेरी थी और यात्रा बहुत लंबी थी। तो आपने देखा कि इस सेंटेंस को एंड से कंबाइंड किया। अब इसके पहले जो है ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है एंड, और इसके पहले जो है वो कॉमा लगाते हैं। कभी कभी कॉमा लगाते भी हैं, कभी आप देखेंगे कि वहाँ कॉमा नहीं भी लगा होता है, तो आप यहाँ पे कॉमा लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर दो क्लॉज मिल जाती हैं। ये वाली जो आपकी क्लॉज है ये आपकी क्या कहलाती है? प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। और ये वाली क्लॉज ये एंड है। एंड आपका क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये क्लॉज जो एंड से स्टार्ट हो रही है ये आपकी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाती है। अब प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है? ये किसी न किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट होती है। और जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो क्या होती है? वो आपकी किसी न किसी कंजंक्शन से स्टार्ट होती है। और ये दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं मीनिंग में और किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कंबाइंड होते हैं। आइए एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। द टीचर केम, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस है ही डिड नॉट टीच। तो ये दोनों ही सेंटेंस आपस में इंडिपेंडेंट हैं, मीनिंगफुल हैं, अपना सब्जेक्ट है, अपनी वर्ब है। इसमें क्या है कि टीचर आए लेकिन उन्होंने क्लास में पढ़ाया नहीं। अब जब आपसे कहा जाए ये दोनों सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड में चेंज करो तो किस तरीके से लिखेंगे? तो ये सेंटेंस आपका इस तरीके से कंबाइंड होगा, द टीचर केम, फिर कॉमा, बट ही डिड नॉट टीच, कि टीचर आए लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ाया। तो इसी तरीके से देखिए ये वाला सेंटेंस जो है वो आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, बट से ये वाला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है। तो अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं और किस तरीके से हम लोग इसे कंबाइन करेंगे, ये अब आप लोग अगली स्लाइड में समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। ये कुछ ऐसे कंजंक्शंस हैं
जिनके द्वारा हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहला है आपका क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, यानी कि जोड़ बताने वाले कंजंक्शन। जब आपको दो ऐसे सेंटेंस दिखाई दें जो एक बराबर हों, समान पदीय हों, या फिर उसमें एक के बाद एक कोई भी काम कंटिन्यूएशन में हो रहा हो, तो वहाँ पर इनमें से किसी भी कंजंक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग आगे समझेंगे, फिलहाल आप ये कंजंक्शन सभी समझ लें। पहला कंजंक्शन है क्यूमुलेटिव में एंड यानी और, बोथ डॉट डॉट एंड, बोथ यानी दोनों, और एंड यानी और ये जो डॉट डॉट है यहाँ पर आपके सेंटेंस में से कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखे जाएंगे। इसके बाद एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ या साथ में। फिर नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो, ना केवल बट ऑल्सो यानी बल्कि भी। तो यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब यही है कि सेंटेंस से कुछ वर्ड्स यहाँ आपके बीच में आएंगे। फिर नेक्स्ट है आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, यानी कि विरोधाभास दिखाने वाले ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको कंट्राडिक्शन दिख रहा हो, यानी विरोध दिख रहा हो, एक काम दूसरे काम का बिल्कुल विरोधी हो। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम इनमें से किसी कंजंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बट यानी लेकिन, येट फिर भी, स्टिल फिर भी, हाउएवर यानी तथापि। तो इस कंजंक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। अब थर्ड कंजंक्शन है आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। अल्टरनेटिव जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई अल्टरनेट होगा, कोई विकल्प होगा, या दोनों कामों में से किसी एक में कोई चुनाव की बात हो रही होगी। तो ऐसे सेंटेंस अगर आपके सामने दिखते हैं तो उन्हें कंपाउंड में चेंज करने के लिए और, नॉर, अदरवाइज, आइदर डॉट डॉट और या नाइदर डॉट डॉट नॉर में से किसी का यूज़ कर सकते हैं। और का मतलब होता है या, नॉर मतलब ना, अदरवाइज मतलब अन्यथा, आइदर डॉट डॉट और या तो या, और नाइदर डॉट डॉट नॉर ना तो ना। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका इलेटिव कंजंक्शंस। इलेटिव कंजंक्शंस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको कोई कारण दिखाया जा रहा हो, फिर दूसरे सेंटेंस में उसका परिणाम दिख रहा हो, तो ऐसे सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज करने के लिए वहाँ पर हम लोग इलेटिव कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर का मतलब होता है यहाँ पर क्योंकि। देखिए, जब फॉर एक प्रीपोजिशन की तरह यूज़ किया जाता है तो उसका मतलब होता है के लिए, लेकिन जब फॉर दो क्लॉजेस को जोड़े, दो सेंटेंसेस को जोड़े या दो वर्ब को जोड़े, तो वहाँ पर उसका मतलब होता है क्योंकि। ये सब कुछ अभी आपको एग्जाम्पल से मैं आगे स्लाइड में समझाऊंगी। सो का मतलब होता है इसलिए, और देयरफॉर का भी मतलब होता है इसलिए या अतः। तो स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस थे। अब सेंटेंस में इनका यूज़ कैसे करेंगे ये अब आप लोग पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का यूज़ करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज करेंगे। तो आपके सामने पहला एग्जाम्पल दिया है, हरी वेंट टू मार्केट ही बॉट सम वेजिटेबल्स, कि हरी मार्केट गया और उसने कुछ सब्जियां खरीदी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ एक काम लगातार कंटिन्यूएशन में हो रहा है, जैसे कि पहले हरी मार्केट गया, फिर उसके बाद में उसने वहाँ से सब्जियां खरीदी। तो इस तरह के जो आपके सेंटेंस होते हैं वो क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस के द्वारा कंपाउंड में चेंज किए जाते हैं, और वहाँ पर सिंपली एंड का यूज़ हम करते हैं। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए, जो कॉमन चीज़ें हैं, मतलब जो दोनों सेंटेंस में यूज़ हो रही हैं, उनको एक ही बार लिखेंगे, और बाकी जो पार्ट है उसे पूरा लिखा जाता है। जैसे कि हरी और ही, यहाँ पे ही किसके लिए यूज़ हुआ है? हरी के लिए, तो ये एक ही बार हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट को। अच्छा, इसका जो वर्ब है वो अलग अलग है, मतलब प्रेडिकेट पार्ट यानी वेंट टू मार्केट और बॉट सम वेजिटेबल्स, ये अलग अलग हैं दोनों ही सेंटेंसेस में। तो ये वाला पार्ट हम पूरा लिखेंगे। तो इसे कैसे हम लोग जोड़ेंगे? हरी मार्केट गया और उसने कुछ सब्जियां खरीदी। तो आपका सेंटेंस इस तरह से कंबाइंड हुआ, हरी वेंट टू मार्केट एंड बॉट। अब देखिए, यहाँ पे ही नहीं लिखा क्योंकि ये कॉमन था, सब्जेक्ट एक ही है, तो बाकी का जो प्रेडिकेट पार्ट है वो हमने यहाँ पर लिख लिया, बॉट सम वेजिटेबल्स। अब कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय एक बात का हमें पूरा ध्यान रखना है कि फाइनाइट वर्ब जो है वो कम से कम उसमें दो होनी चाहिए, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा। अगर एक फाइनाइट वर्ब का यूज़ करेंगे तो सेंटेंस आपका सिंपल बन जाएगा, ठीक है। और कंपाउंड में बनाने के लिए आपको कम से कम उसमें दो वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा, तभी वो आपका सेंटेंस कंपाउंड बनेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ वेंट और बॉट जो है वो आपकी क्या है? दो फाइनाइट वर्ब हैं
तो इस तरीके से ये आपका सेंटेंस जो है वो कंपाउंड में चेंज हो गया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राम वेंट टू दिल्ली, हरी वेंट टू दिल्ली। राम दिल्ली गया और हरी भी दिल्ली गया। तो अब इसमें क्या है, देखिए राम और हरी ये दोनों अलग अलग हैं और वेंट टू दिल्ली और इसमें भी जो प्रेडिकेट पार्ट है वेंट टू दिल्ली ये आपका कॉमन है। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, किस तरीके से, देखिए नॉर्मली हम लोग इसको बना देंगे। बच्चे क्या गलती करते हैं बनाते समय, लिखते हैं राम एंड हरी वेंट टू दिल्ली। तो इस तरीके से सेंटेंस बना देते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को जब मैंने सिंपल सेंटेंस पढ़ाया था कि कंजंक्शंस के द्वारा कैसे आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को सिंगल सिंपल में कंबाइन करते हैं, तो उसमें मैंने एंड का यूज़ आपको बताया था कि जब एंड दो नाउन को जोड़ता है, ठीक है, तो वो सिंपल सेंटेंस बनाता है। यानी कि जब आप एंड से सेंटेंस को जोड़ रहे हो तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि अगर उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब का यूज़ हो रहा है तो वो सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। जैसे आपने देखा कि ये तो कॉमन था दोनों सेंटेंस में, तो आपने एक ही बार इसको लिख दिया वेंट टू दिल्ली, ठीक, तो सेंटेंस आपका क्या बन गया, सिंपल बन गया। ये सेंटेंस अभी आपका कंपाउंड नहीं बना है। अगर आपसे कहा जा रहा है कि ये दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस इन्हें कंपाउंड में चेंज करो और एंड का यूज़ अगर आपको करना है, तो फिर आप वहाँ पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कम से कम जो है वहाँ पर दो फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, राम वेंट टू दिल्ली एंड हरी वेंट टू दिल्ली, अगर आप यहाँ पे एंड लिख देते हैं बीच में, तो सेंटेंस आपका कंपाउंड बन जाएगा, तो सही माना जाएगा। लेकिन अगर आपने इस तरह से लिख दिया है राम एंड हरी वेंट टू दिल्ली, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट वर्ब का एक ही बार यूज हो रहा है। और ऐसे सेंटेंस में आप देख रहे हैं यहाँ आप दो बार फाइनाइट वर्ब का यूज कर रहे हैं। तो इसको बनाते समय जो है हम एंड का यूज नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो दोनों बार वर्ब लिखेंगे। बाकी एज वेल एज बोथ डॉट डॉट एंड का यूज करके आप इसको कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं। किस तरह से लिखेंगे, तो सेंटेंस आप इस तरह से बना सकते हैं, बोथ राम एंड हरी, बोथ डॉट डॉट एंड का आपने यहाँ पर यूज किया है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर भी एक बार वर्ब का यूज हो रहा है, यानी कि फाइनाइट वर्ब एक ही है, तो क्या ये भी सेंटेंस सिंपल है? नहीं, ऐसा नहीं है। बोथ डॉट डॉट एंड का यूज करके अगर एक बार भी फाइनाइट वर्ब आ रही है तो भी सेंटेंस जो है वो आपका कंपाउंड ही माना जाता है। ठीक है, ये जो है केवल आपको एंड से सेंटेंस कंबाइन करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप सेंटेंस को एंड से कंबाइन करें तो कम से कम दो फाइनाइट वर्ब का यूज वहां पर होना चाहिए। तो अगर आप इस तरह से लिख देंगे कि बोथ राम एंड हरी, दोनों राम और हरी दिल्ली गए, तो ये सेंटेंस आपका कंपाउंड बन गया और ये आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। आइए क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस में हम लोग नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज सीख लेते हैं। आपका एग्जाम्पल है ही इज अ डिलिजेंट एम्प्लॉय, नेक्स्ट है ही इज एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय। तो ये आपके दो सिंपल सेंटेंस हैं। अब इसे हम कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे, कैसे? नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करके। देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ही इज और ही इज ये दोनों आपके क्या हैं, कॉमन है, दोनों ही सेंटेंस में हैं, तो इसे हम एक बार यूज कर सकते हैं। इसके बाद में दिया है, डिफरेंट किया है यहाँ पर, अ डिलिजेंट एम्प्लॉय और दूसरे में है एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय। तो ये जो प्रेडिकेट पार्ट है यहाँ पर, ये आपका क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। तो इन्हीं को जो है हम नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ में यूज करेंगे। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिख लेंगे ही इज, तो इस तरह से आपका कंबाइंड हुआ, ही इज नॉट ओनली अ डिलिजेंट एम्प्लॉय बट ऑल्सो एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय। अब ये जो दोनों अलग अलग डिफरेंट पार्ट हैं, इसे हमने नॉट ओनली और उसके बाद में उसे बट ऑल्सो से कंबाइंड कर दिया। देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज जो है हमेशा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ किया जाता है, इस बात का आप लोग पूरा ध्यान रखिएगा। मतलब अगर नॉट ओनली के बाद में वर्ब है तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब लिखी जाएगी, अगर नॉट ओनली के बाद में एडजेक्टिव है तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव है लिखा जाएगा, और अगर नॉट ओनली के बाद में नाउन है तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन का ही यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, ही इज नॉट ओनली अ डिलिजेंट एम्प्लॉय बट ऑल्सो एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय। ये जो दो डिफरेंट पार्ट हैं इसे हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो से कंबाइन कर दिया, तो इस तरह से आपका सेंटेंस कंपाउंड बन गया।
आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मोहन प्लेज फुटबॉल, हिज ब्रदर प्लेज फुटबॉल। मोहन फुटबॉल खेलता है और उसका भाई भी फुटबॉल खेलता है। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसमें अलग क्या है, आपका सब्जेक्ट यहाँ पे मोहन और यहाँ पे क्या है, हिज ब्रदर। ठीक है, तो ये दोनों सब्जेक्ट आपके अलग हैं, बाकी ये जो प्रेडिकेट पार्ट है ये आपका क्या है, ये सेम है। तो इसे हम एक ही बार लिखेंगे, तो इसे कैसे कंबाइन करेंगे, तो ये सेंटेंस आपका इस तरह से कंबाइंड हुआ, नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज ब्रदर। ठीक है, तो ये आपका ये जो सब्जेक्ट है ये नॉट ओनली और उसके बाद में बट ऑल्सो से कंबाइन कर दिया गया। नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज ब्रदर, और इसके बाद में ये जो कॉमन पार्ट था आपका, इसको हम लास्ट में लिख लेंगे प्लेज फुटबॉल। तो इस तरीके से आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज सेंटेंस में किया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का यूज ऐसे सेंटेंसेस में किया जाता है जहाँ पे दोनों सेंटेंसेस आपस में एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हो, मतलब कि वहाँ दोनों एक्शन में आपको विरोध दिखाई दे रहा हो। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल्स है, शी वर्कड हार्ड शी फेल्ड, कि उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वो फेल हो गई। अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी ने बहुत मेहनत की है, बहुत कठिन परिश्रम किया है, तो उसे जो है सक्सेस मिलनी चाहिए, उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए। लेकिन जब हमें रिजल्ट विपरीत मिलता है तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग क्या करेंगे, एडवर्सेटिव कंजंक्शन का वहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे बट है, येट है, स्टिल है, इनका यूज़ हम कर सकते हैं। सो जो चीज़ें आपके सेंटेंस में कॉमन होती हैं उन्हें हम एक ही बार लिखते हैं। जैसे कि यहाँ सब्जेक्ट जो है वो आपका क्या है, कॉमन है, तो हम उसे एक बार लिख सकते हैं। और बाकी आपकी वर्ब है, यहाँ पे वर्कड हार्ड और यहाँ पे फेल्ड, तो इसको हम लोग कंजंक्शन से ज्वाइन करेंगे। तो इसे कैसे लिखेंगे, तो सेंटेंस आपका ऐसे कंपाउंड में बनेगा, शी वर्कड हार्ड बट शी फेल्ड, और यहाँ पे जो है आप कॉमा लगा लेंगे। देखिए कॉमा लगाना कंपलसरी नहीं है, कई जगहों पे आपको कॉमा लगा दिखाई देगा, कहीं पर नहीं भी दिखाई देगा, तो कॉमा लगाया भी जा सकता है और नहीं भी लगाया जा सकता है। तो ये वाली जो आपकी क्लॉज है ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये जो बट से स्टार्ट हो रही है यहाँ पर, ये आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इस तरह से आपका सेंटेंस कंपाउंड बन गया। अब अगर आप चाहें तो सब्जेक्ट को एक बार लिखें, और अगर आप चाहें तो दोनों बार लिख लेंगे, तो भी आपका सेंटेंस गलत नहीं माना जाएगा। मतलब सब्जेक्ट जो है वो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी, कि वो गरीब है और वो खुश है। तो ये दोनों सेंटेंसेस में आपस में कंट्राडिक्शन दिख रहा है। कैसे कि नॉर्मली माना जाता है कि लैक ऑफ मनी, या कोई पुअर है, गरीब है, तो वो दुखी रहता है क्योंकि लैक ऑफ मनी की वजह से। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है कि वो गरीब है लेकिन फिर भी वो खुश है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे कंपाउंड में, तो इस तरह से लिखा जाएगा, ही इज़ पुअर, फिर कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे येट ही इज़ हैप्पी, कि वो गरीब है फिर भी वो खुश है। अब यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, ये भी देख लेते हैं। शी फेल्ड शी वॉज नॉट सैड, कि वो फेल हो गई लेकिन वो सैड नहीं है। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, शी फेल्ड येट शी वॉज नॉट सैड, कि वो फेल हो गई फिर भी वो सैड नहीं है, वो दुखी नहीं है। अब यहाँ पे आप येट की जगह पर स्टिल का भी यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे, तो भी आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। तो ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, और येट से ये स्टार्ट होने वाली आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। तो इस तरह से आपका सेंटेंस कंपाउंड में चेंज हो गया। नेक्स्ट है, ही इज़ स्लो ही इज़ श्योर, कि वो स्लो है, मतलब कि वो बहुत धीमा काम करता है, बट ही इज़ श्योर, लेकिन वो श्योर है कि वो कोई भी काम जो है वो कर लेगा। तो इसे हम लोग कैसे ज्वाइन करेंगे, ही इज़ स्लो बट ही इज़ श्योर। तो इस तरह से आपका सेंटेंस जो है वो कंपाउंड में कंबाइंड हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इसमें एक छोटा सा रूल है, ये मैं आप लोग को बता दूं। हो सकता है आप कंफ्यूज हो कि कहाँ पे बट का यूज़ करें, कहाँ पे स्टिल का यूज़ करें, कहाँ पे यट का यूज़ करें। तो देखिए यट और स्टिल का यूज़ जो है वो एक साथ किया जा सकता है, एक साथ मतलब एक दूसरे की जगह पर भी किया जा सकता है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। और बट का यूज़ जो है वो ऐसे सेंटेंसेस में करते हैं जहाँ पर हमें विरोधी परिणाम मिलते हैं, ऐसे वाक्य जो विरोधी हों। कहने का मतलब ये कि जहाँ पर हम कोई एक्शन कर रहे हों और वहाँ पर हमें उसका
पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले, उसका विरोधी रिजल्ट मिले, वहाँ पर हम बट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पर कोई एक्शन हो रहा हो, जैसे कि वो स्लो है या तो फिर उसने कठिन परिश्रम किया, तो यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस में आप बट का यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पर किसी के नेचर की बात हो रही हो, किसी के गुण क्वालिटीज़ बताई जा रही हो, वहाँ पर यट या स्टिल का यूज़ किया जा सकता है। तो ये एक छोटा सा रूल था जो मैंने देखा है अक्सर सेंटेंस को बनाते समय, तो मैंने सोचा ये आप लोगों को बता दिया जाए कि कहाँ पे बट का यूज़ होता है और कहाँ पे यट या स्टिल का यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर दो विकल्प दिए होंगे, अल्टरनेट दिए होंगे या चॉइस दी होंगी, कोई दो एक्शन दिए होंगे या कोई दो चीज़ें दी होंगी जिसमें किसी एक को चूज़ करना होगा, तो वहाँ पर हम लोग आइदर और, नाइदर नॉर या और नॉर का या फिर अदरवाइज का यूज़ करते हैं। ये पिछली स्लाइड में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कौन कौन से अल्टरनेटिव कंजंक्शंस होते हैं। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारा पहला एग्जाम्पल है ही हैज़ स्टोलन माई बुक, कि उसने मेरी बुक चुराई है। और दूसरा है हिज फ्रेंड हैज़ स्टोलन माई बुक, उसके फ्रेंड ने मेरी बुक चुराई है। तो अब ये सेंटेंस जो है इसमें क्या दिया हुआ है कि दोनों में हमारे पास क्या है, एक विकल्प है कि या तो उसने या तो फिर उसके फ्रेंड ने बुक चुराई है, दोनों में से किसी एक ने बुक चुराई है। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में आइदर और या नाइदर नॉर का यूज़ किया जाता है जहाँ दो विकल्प दिए हों। अब जो विकल्प होते हैं अगर वो अफर्मेटिव में हो तो वहाँ पर आइदर और का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे क्या दिया है, दोनों में से किसी एक ने तो चुराई है, या तो ही ने चुराई है या तो फिर हिज फ्रेंड ने चुराई है। तो जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो आइदर और का यूज़ किया जाता है, जब विकल्प या चॉइस जो है अफर्मेटिव में दी हो तो आइदर और का यूज़ वहाँ पर करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जिन दो चीज़ों में चॉइस दी है उन्हीं को आइदर और के साथ में लिखते हैं। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वही चीज़ कि ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड, तो ये दोनों अलग हैं। कॉमन पार्ट यहाँ पे क्या है, हैज़ स्टोलन माई बुक, ये वाला जो पार्ट है इस सेंटेंस में हैज़ स्टोलन माई बुक, ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है, यहाँ पर कॉमन है। तो जो पार्ट कॉमन होता है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उसे हम एक ही बार लिखते हैं और जिसमें विकल्प दिया है उसे हम आइदर और से ज्वाइन करेंगे। तो आइदर डॉट डॉट और होता है, तो आइदर के बाद में जिस चीज़ में विकल्प दिया है उसे लिखा जाएगा, फिर और लिखेंगे और उसके बाद में दूसरी वाली जो चॉइस है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे आइदर। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा सेंटेंस कंबाइंड हो जाएगा, आइदर ही और हिज फ्रेंड हैज़ स्टोलन माई बुक, या तो उसने या उसके फ्रेंड ने मेरी बुक चुराई है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट सेंड एनी मैसेज, कि वो नहीं आया, उसने मैसेज भी नहीं भेजा, उसने कोई भी मैसेज नहीं भेजा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर भी दो चीज़ों में विकल्प है, क्या कि ना तो वो आया है और ना ही उसने कोई मैसेज भेजा है। अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों सेंटेंस जो हैं वो आपके निगेटिव हैं, मतलब यहाँ पे जो विकल्प दिए हैं वो निगेटिव हैं। तो ऐसे सेंटेंस में हम नाइदर नॉर का यूज़ करते हैं। अब हम देख लेंगे कि यहाँ कौन सी चीज़ है जो अलग है और कौन सी चीज़ कॉमन है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ही, ये कॉमन है, दोनों एक ही हैं। अलग अलग पार्ट क्या है यहाँ पर, देखिए डिड नॉट भी यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे अलग पार्ट क्या है, डिड नॉट कम, और यहाँ पे क्या है, डिड नॉट सेंड एनी मैसेज। तो इसे किस तरीके से लिखेंगे, अब इन दोनों चीज़ों में चॉइस दी हुई है, ना तो वो आया है ना ही उसने कोई मैसेज सेंड किया है, तो अब इसी के साथ में हम नाइदर नॉर का यूज़ करेंगे। कैसे लिखेंगे, ही। अब इसके बाद में हम लिख लेंगे नाइदर, क्योंकि नाइदर जो है एक निगेटिव वर्ड है, तो अब फिर यहाँ पर डिड नॉट का यूज़ नहीं किया जाएगा। नाइदर लिखने के बाद में अब हम यहाँ पे वर्ब लिखेंगे। अब यहाँ पे है कम, लेकिन चूंकि ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है तो डिड नॉट था, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। अब यहाँ पे डिड नॉट तो है नहीं, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो इस तरह से लिख लिया, ही नाइदर कम, और उसके बाद में अब हमें क्या लिखना है, नॉर। अब नॉर के बाद में फिर डिड नॉट यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये भी एक निगेटिव वर्ड है। अब हम सीधे यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेंड एनी मैसेज। फिर वही चीज़, अब यहाँ पर क्या है, डिड नॉट है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन अब जब हम डिड नॉट हटाएंगे तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो हम क्या लिखेंगे, सेंट, और उसके बाद में ये जो पार्ट बचा हुआ है उसे एज इट इज लिख लेंगे।
सो इस तरीके से आपका सेंटेंस कंबाइंड हो गया, ही नाइदर केम नॉर सेंट एनी मैसेज। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वॉक केयरफुली यू विल फॉल, कि केयरफुली चलो अदरवाइज क्या होगा कि तुम गिर जाओगे। अब यहाँ पर ऐसे कंडीशंस में हम और या अदरवाइज का यूज़ करते हैं। कैसे कंडीशंस में? जहाँ पे हमें कंट्राडिक्शन दिख रहा हो, यहाँ की जैसे यहाँ पे एक विरोध दिख रहा है आपको कि अगर तुम गिर जाओगे, कब गिर जाओगे? अगर संभल करके नहीं चलोगे, ठीक है। तो अगर संभल करके चलोगे तो फिर तुम गिरोगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कंट्रास्ट दिख रहा है हमें दोनों चीज़ों में, कि अगर एक काम केयरफुली करोगे तभी दूसरा होगा, तो या तो केयरफुली चलो, नहीं तो फिर तुम गिर जाओगे। तो ऐसे केस में हम और या अदरवाइज का यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? तो सेंटेंस आपका ऐसे कंबाइंड होगा, वॉक केयरफुली कॉमा अदरवाइज यू विल फॉल। और आप लोग यहाँ पे और का भी यूज़ कर सकते हैं अदरवाइज की जगह। तो आपका सेंटेंस कैसे बनेगा? वॉक केयरफुली और यू विल फॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डोंट मेक अ नॉइज यू विल बी पनिश्ड, कि शोर मत मचाओ और यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें सजा दी जाएगी। तो अब हम यहाँ पर भी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं कि यहाँ पे विरोधाभास है कि अगर तुम ये काम करोगे तो ये होगा, और अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो ये काम मत करो। तो यहाँ पे कंट्रास्ट दिख रहा है, यानी कि विरोधाभासी विकल्प हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम अदरवाइज या और दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? तो सेंटेंस आपका ऐसे कंबाइंड हुआ, डोंट मेक अ नॉइज कॉमा अदरवाइज या और यू विल बी पनिश। तो अदरवाइज या और में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको दिख रहा है कि ऐसे विकल्प दिख रहे हैं जिन्हें आपस में कंट्रास्ट है, कंट्राडिक्शन है, तो ऐसे केस में अदरवाइज या और का यूज़ वहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका इलेटिव कंजंक्शंस। इलेटिव कंजंक्शंस ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो कारण और परिणाम को दिखाते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये है आपका फॉर या सो या फिर देयरफॉर, ये आपके इलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। फॉर का मतलब होता है यहाँ पर क्योंकि। देखिए, वैसे आपने सुना होगा फॉर का मतलब होता है के लिए, लेकिन जब फॉर किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ किया जाता है और वो उसी सेंटेंस के किसी नाउन प्रोनाउन से उसका रिलेशन दिखाता है तो फिर वो प्रीपोजिशन होता है। लेकिन जब फॉर दो सेंटेंसेस को जोड़ता है तो फिर वहाँ पर उसका मीनिंग होता है क्योंकि। सो का मतलब भी होता है इसलिए, और देयरफॉर का भी मतलब होता है इसलिए या अतः। तो इनमें से किसी भी कंजंक्शन का यूज़ करके आप सेंटेंस को कंपाउंड बना सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही फेल्ड। अब इनका यूज़ कैसे सेंटेंस करते हैं? जहाँ कारण और परिणाम बताया जा रहा हो। तो ही फेल्ड, वो फेल क्यों हो गया? कारण क्या था? ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, ठीक है। तो इसमें हम इन कंजंक्शन का यूज़ करके इसे कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे? सिंपली आपको ये फुल स्टॉप हटाना है, यहाँ पे कॉमा लगाना है और सो या देयरफॉर का यूज़ यहाँ पर हम कर देंगे। और ये जो ही है इसका एच जो है वो स्मॉल में कर देंगे, क्योंकि अभी तो ये सेंटेंस सेपरेट हैं, फिर ये सेंटेंस क्या हो जाएंगे? कंबाइंड हो जाएंगे, तो ये एच जो है वो स्मॉल में लिखा जाएगा। तो आइए इसे बनाते हैं। कैसे बनेगा? अब हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सो, और इसके बाद में ये एच जो है वो स्मॉल में लिख देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा ही। सो ही फेल्ड। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, सो ही फेल्ड। उसने कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए वह फेल हो गया। अब आप यहाँ पे चाहें तो देयरफॉर का भी यूज़ कर सकते हैं सो की जगह। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, देयरफॉर ही फेल्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ही डिड नॉट गो टू द फंक्शन। फिर दिया है ही वॉज नॉट इन्वाइटेड। अब इसमें क्या है कि वो फंक्शन में नहीं गया, ये रिजल्ट बताया जा रहा है, परिणाम बताया जा रहा है। और वो फंक्शन में क्यों नहीं गया, रीज़न क्या था? ही वॉज नॉट इन्वाइटेड, कि उसको इन्वाइट नहीं किया गया। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पे परिणाम पहले हो, कारण बाद में बताया जा रहा हो, तो आप उसे फॉर से कंबाइंड कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे इस सेंटेंस को? ही डिड नॉट गो टू द फंक्शन फॉर ही वॉज नॉट इन्वाइटेड। वो फंक्शन में नहीं गया क्योंकि उसे इन्वाइट नहीं किया गया था। अब आप कहेंगे कि क्या ये वाला सेंटेंस जो है बिकॉज से बना सकते हैं? तो बिकॉज से भी बना सकते हैं, लेकिन फिर वो सेंटेंस आपका कंपाउंड नहीं बनेगा, क्योंकि बिकॉज जो है वो आपका एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और जब हम बिकॉज का यूज़ करते हैं
तो फिर वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाती है, एक डिपेंडेंट क्लॉज बनाती है, तो फिर वो सेंटेंस जो है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगा, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज नहीं बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बॉय इज़ नॉटी द टीचर पनिश्ड हिम। अब टीचर ने क्यों पनिश किया उसे, क्योंकि वो नॉटी था। यहाँ पे कारण बताया जा रहा है, तो यहाँ पे सो या देयरफॉर का यूज़ हम कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, द बॉय इज़ नॉटी। अब हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और फिर यहाँ पे सो या देयरफॉर किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद में ये वाला सेंटेंस अब हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ये जो द है इसको स्मॉल में लिखेंगे, तो सेंटेंस आपका बना द बॉय इज़ नॉटी देयरफॉर द टीचर पनिश्ड हिम। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इट इज़ रेनिंग आई विल नॉट गो टू स्कूल, कि बारिश हो रही है इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो कैसे लिखेंगे, इट इज़ रेनिंग। अब हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे देयरफॉर या सो का यूज़ हम कर सकते हैं, तो लिख लेते हैं सो। और उसके बाद में आई जो है वो आई कैपिटल ही रहेगा। आप लोग जानते होंगे आई अगर मैं के सेंस में यूज़ हो रहा है यहाँ पर तो वो कैपिटल ही रहता है। बाकी सब जो है किसी का नाम हो या आई हो तो वो आपका कैपिटल ही रहेगा, बाकी स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। सो सेंटेंस आपका इस तरह से कंपाउंड बना, इट इज़ रेनिंग सो आई विल नॉट गो टू स्कूल। अब ये सेंटेंस आप फॉर से भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्या आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस का जो सीक्वेंस है क्लॉजेस इसका सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा। जैसे आई विल नॉट गो टू स्कूल आपको पहले लिखना पड़ेगा, फिर आपको फॉर लिखना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा इट इज़ रेनिंग। तो ये सेंटेंस जो है वो इस तरह से आपका कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपका कंपाउंड सेंटेंस था। ये 4 प्रकार के कंजंक्शंस हैं जिनसे हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा हम लोग 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड में चेंज करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।